आकाशवाणी पूर्णिया सुन रहे तमाम श्रोताओं का स्वागत है हमारे आज के विशेष परिचर्चा में। मैं हूं शिवाजी। श्रोताओं, महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार सितंबर माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मना रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत 1 सितंबर से हो चुकी है और इसके अंतर्गत पूरे माह अलग अलग विभागों द्वारा लोगों के बीच पोषण संबंधी जागरूकता फैलाया जा रहा है। इस वर्ष पोषण माह का थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। इस वर्ष इसका उद्देश्य मिशन पोषण 2.0 के आधार जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है। श्रोताओं, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब हम अपने मानव संसाधन को स्वस्थ और मजबूत बनाएं। इन्हीं बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती रीना श्रीवास्तव, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आईसीडीएस पूर्णिया। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश, विभागाध्यक्ष शिशु रोग विभाग जीएमसीएच पूर्णिया। आप दोनों ही मेहमानों का हम आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत करते हैं। और सबसे पहला सवाल हम डॉक्टर प्रेम प्रकाश सर से ही पूछना चाहेंगे। सर, पोषण की चर्चा अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से सबसे पहले हमें कुपोषण की चर्चा करनी होगी कि कुपोषण क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो पहला सवाल यही होगा कि कुपोषण क्या है, कैसे इसे समझा जाए। कुपोषण सरल भाषा में बोलें तो शरीर के लिए जो आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है। कुपोषण के कारण बच्चों एवं महिलाओं में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वो आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। दूसरी बात है, कुपोषण 2 तरह के होते हैं, एक कम पोषण और एक अधिक पोषण। कम पोषण जो है विकासशील देशों में बहुत ज्यादा पाया जाता है और अधिक पोषण, जिसको हम एक ओबेसिटी भी बोलते हैं, वो डेवलप्ड कंट्री में ज्यादा मिलता है। लेकिन आज के समय में ओबेसिटी या अधिक पोषण जो कह सकते हैं वो डेवलपिंग कंट्री में भी ज्यादा पाया जाने लगा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग फास्ट फूड का प्रचलन चल चुका है, बाहर का खान पान वो बहुत ज्यादा हो चुका है। डाइट में जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो ना लेके शुगर का मात्रा ज्यादा रहता है, फास्ट फूड का मात्रा ज्यादा रहता है, जिससे कि आगे चल के बच्चों में या उस समय भी अर्ली स्टेज में डायबिटीज और भी तरह के मेटाबॉलिक डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कुपोषण से बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। कुपोषित बच्चे रहेंगे तो उसको बहुत जल्दी इन्फेक्शन होगा, उससे डायरिया, निमोनिया, स्किन में इन्फेक्शन, बहुत तरह के इन्फेक्शन होंगे। इसलिए कुपोषण से बचाने के लिए सबसे पहले जागरूक करना होगा, खान पान पे सही ध्यान देना होगा। जी, आपने कुपोषण को समझाया, इस पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ है डीपीओ मैडम है। मैम, कुपोषण से लड़ने की जो मुहिम है सरकार की, उसमें आईसीडीएस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम समझना चाहेंगे कि आईसीडीएस कौन कौन सी योजना पर काम कर रही है और किस किस स्तर पर काम कर रही है इस पोषण माह के अंतर्गत। जैसा कि आपने पहले बताया कि इस बार का मेरा थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। इसी थीम पर हम लोग काम कर रहे हैं और ये जीवन के पूरे चक्र को लेकर के ये इस बार जो ये कार्यक्रम हो रहा है वो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे यहाँ गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन और किशोरिया मतलब किशोर वय, इन चीजों को लेकर के ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें 1 तारीख से यह कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और पूरे 30 तारीख तक मतलब इस पूरे माह के दौरान ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे हर आंगनवाड़ी केंद्र पे, और आंगनवाड़ी केंद्र पे नहीं, उसके पोषक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी हमारे लाभुक हैं उनको उनके व्यवहार परिवर्तन के लिए, उनको जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रभात रैली, प्रभात फेरी, साइकिल रैली, अन्नप्राशन, गोद भराई, ये सारे कार्यक्रम होंगे। और स्कूल में भी बच्चियों को एनीमिया की दवा, और जो स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियां हैं उन्हें भी आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से एनीमिया की गोली दी जाएगी, ताकि वो मतलब उनका स्वास्थ्य जो है सो वो सही रहे। इसमें हम लोगों ने इस बार एक नया कार्यक्रम को भी ऐड किया गया है, मेरी माटी मेरा देश। इसमें 21 सितंबर को
हर एक आंगनवाड़ी केंद्र पे झंडोत्तोलन किया जाएगा। राष्ट्रगान का आयोजन होगा। 22 सितंबर को वहां जो जनप्रतिनिधि हैं उनके उपस्थिति, वो जो बच्चे हैं स्कूल के या आंगनवाड़ी के, उनको जो भी हमारे जो पूर्व के वीर थे जिनके बलिदान से हमारा देश आजाद हुआ, वो वीर गाथा के द्वारा उनको इनके बारे में जानकारी दी जाएगी। और फिर 23 सितंबर को प्राण पंच एक है जिसमें जनप्रतिनिधि की भागीदारी से उनको शपथ दिलाया जाएगा। इस प्रोग्राम को इस बार नया मतलब ऐड किया गया है। और इसके अलावा विभिन्न स्तर पर हमारा जो ये पोषण माह के दौरान कार्यक्रम है वो गतिविधियां चलेंगी ताकि समाज में व्यवहार परिवर्तन हो। जो माताएं को जिन माताओं के बच्चे छोटे हैं वो अपने बच्चों को, अगर वो गर्भवती हैं तो केवल 6 माह तक वो अपने बच्चे को स्तनपान कराएं। 6 माह के बाद ऊपरी आहार स्तनपान के साथ साथ जारी रखें ताकि बच्चों के कुपोषण स्तर को सुधार हो। इसके लिए जगह जगह चौपाल का भी आयोजन किया जा रहा है जहां की माताओं की बैठक की जा रही है और उनको ये बताया जा रहा है कि जब उनके घर में बच्चे होते हैं तो गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं को आराम की जरूरत, IFA टैबलेट की जरूरत है, उसका वो सेवन करें। और इसके साथ साथ जो भी पोषक तत्व है जो उनके आसपास उपलब्ध है उसका सेवन करें ताकि गर्भ में जो शिशु है वो स्वस्थ रहे। और जब उस बच्चे का जन्म हो तो माँ का जो पहला पीला गाढ़ा दूध है जिसको कोलोस्ट्रम भी बोला जाता है वो जरूर पिलाए बच्चे को। और ये जो है एक तरह से ये बच्चे में प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। बच्चों का पहला टीका यही है। इसके माध्यम से बच्चे जो है सो आसपास के वातावरण में जो भी उनको इन्फेक्शन का खतरा रहता है उससे ये बच्चे जो है सो उससे दूर होते हैं, मतलब प्रतिरक्षित होते हैं उस वातावरण से। और उनका पोषण स्तर सुधार के लिए उनको बचपन से ही 6 माह तक माँ का दूध एकदम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जिसमें कि पानी भी नहीं देना है। और बच्चे के लिए जितने भी पानी की आवश्यकता है वो उनके दूध में, माता के दूध में पर्याप्त होती है। हमारा जो कार्यक्रम है अन्नप्राशन, उसको भी इस पोषण माह के दौरान विस्तृत रूप से मनाया जा रहा है। ये 19 तारीख को हम लोग मनाएंगे अन्नप्राशन का कार्यक्रम। और इसमें स्तनपान के साथ साथ बच्चों को ऊपरी आहार देने की शुरुआत किया जाएगा। और उन्हें यह बताया जाएगा कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनमें केवल माँ के दूध से बच्चों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि इस समय बच्चों का विकास काफी तेजी से हो रहा होता है। जैसे बच्चे चलने लगते हैं, बच्चे कुछ पकड़ने लगते हैं, तो इस समय उनको केवल दूध से उनकी कमी, उनके शरीर की जो भूख है उसकी कमी पूरी नहीं होती। उनको इसके साथ जो ऊपर से आहार दिया जाए जो घर में बना हो, थोड़ा अर्धठोस आहार, उसको तरल रूप में थोड़ा मैश करके घर के वातावरण में जो चीजें बन रही हैं उन चीजों को उन बच्चों को खिलाया जाए। और 2 साल तक के बच्चों को घर में बना हुआ जो भी बड़े लोग खाते हैं उसके वही चीज उनको दिया जाए ताकि बच्चे का विकास तेजी से हो। और हम सभी जानते हैं कि एक छोटे बच्चे 2 साल तक की उम्र में एक पूरी भाषा सीख लेते हैं। तो पूरी भाषा उतने छोटे उम्र में सीखना, इसका मतलब है कि उनके बुद्धि का 80% के लगभग विकास हो जाता है। इस समय बच्चों पर पर्याप्त ध्यान रखना जरूरी है। और यह तभी संभव होगा कि जब एक माता उनको स्तनपान के साथ साथ ऊपरी आहार पर पूरा ध्यान रखे और बच्चों को वो समय समय पर देते रहे। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ये जो है खिलाने का जो उनका मात्रा है उसको वो बढ़ाते चले जाएं और पूरा फोकस करें। इसमें केवल एक माँ का ही रोल नहीं है, परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी का इसमें रोल होता है। परिवार के जो सदस्य हैं वो सब सदस्य मिल करके इस हम जो कुपोषण के प्रति जो हम लोग का ये प्रयास है उसमें उनका भी प्रयास हो और वो बच्चों को स्वस्थ बनाए। इसके लिए सारे परिवार के लोग बच्चे के खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखें और वो ये समझ ले कि जब एक बच्चा सशक्त होगा, स्वस्थ होगा, तभी हमारा देश भी मजबूत होगा, स्वस्थ होगा। डॉक्टर साहब, मैम ने बहुत विस्तार से बताया कि ICDS क्या कुछ कर रही है, लेकिन अगर इस बार जो 4 चरण की बात कही जा रही है, जीवन के 4 चरणों में हमें पोषण देना है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो गर्भावस्था होता है। उस समय पोषण किस तरह से जरूरी होता है महिलाओं के लिए और क्या क्या पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? देखिए, महिलाओं में जहां तक बात है, सबसे पहली बात है कि जो
वेल नरिश्ड, मतलब जो मदर जो बनेगी उसको न्यूट्रिशन पूरा मिलना चाहिए। उसमें प्रोटीन की मात्रा, ठीक है, और आयरन, फॉलिक एसिड, ये सबकी मात्रा उचित मात्रा में उसको मिलना चाहिए, तभी बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। तो खान पान जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होता है वो बताया जाता है महिलाओं को कि वो आप कैसे खाना लेंगे, घर का खाना लेंगे और उसमें प्रोटीन का मात्रा बहुत ज्यादा हो, ठीक है। उसमें जैसे प्रोटीन में आप दाल है, फिर सोयाबीन है, नॉन वेजिटेरियन है तो एग है, ये सब की मात्रा, दूध है, ये सब घर में उपलब्ध रहता है, वो खाना चाहिए। उसके अलावा बाहर से भी दिया जाता है, डॉक्टरों के सलाह पे कैल्शियम के टैबलेट दिए जाते हैं। प्रोटीन के लिए प्रोटीन पाउडर भी कुछ लोग एडवाइस करते हैं। तो उसको जब तक स्वस्थ नहीं रहेगी महिला, जो उसको बच्चे को न्यूट्रिशन देना है, तो अपना भी स्वस्थ रहना है और बच्चे को भी देना है। यदि महिला कुपोषित रहेगी तो बच्चा तो माँ से खींच लेगा, वो अपना ग्रोथ कर लेगा, लेकिन मदर फिर कुपोषित रह जाएगी और आगे जाके उसको और परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए माँ को स्वस्थ होना जरूरी है। दूसरी बात है कि समय से पहले जो एज भारत सरकार ने निर्धारित किया है शादी का, उससे पहले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मदर, अभी हमारा एक डाटा है, एनएफएच का डाटा है कि इंडिया में जो है कितना एनीमिया है। एनीमिया जो है मदर में, NFHS 4 का डाटा है कि 69.9% वुमेन एनीमिक है और NFHS 5 का डाटा है वो 64%, मतलब बहुत मार्जिनली कम हुआ है। जो कि भारत सरकार दे रही है, बिहार सरकार दे रही है एनीमिया के लिए आयरन, फॉलिक एसिड, वो हम लोगों को जागरूक करना है कि सबको मिले। समय समय पे माँ जो है कि स्वास्थ्य अपना चेकअप कराएं ताकि वो एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके। तो अपने स्वस्थ रहेंगे तभी स्वस्थ शिशु का जन्म होगा। एनीमिया एक बड़ी समस्या है मैम, क्या ICDS के माध्यम से भी इसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है? क्या जागरूकता फैलाया जाता है? हाँ, हम लोग हमारे यहाँ भी किशोरियों को, विशेष करके जो स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियां हैं, उनको एनीमिया की गोली दी जाती है और बाकी जो बच्चियां स्कूल जाती है उन्हें स्कूल के द्वारा एनीमिया की गोली खिलाई जाती है। जी, जो गर्भवती महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़ी हुई हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती है? जो गर्भवती माताएं हैं हमारे आंगनवाड़ी केंद्र से, तो सबसे पहले तो उनका रजिस्ट्रेशन होता है, जो VHSND साइट है जहां टीकाकरण होता है, वहां पे उनका रजिस्ट्रेशन होता है गर्भवती माताओं का। और हमारे यहाँ से उनको, गर्भवती माता को THR दिया जाता है, सूखा राशन, ताकि जो उनके शरीर में कमी है ये गर्भावस्था के दौरान, वो उस पूरक पोषाहार के रूप में उनको दिया जाता है, ताकि वो उसका सेवन करे और वो उनकी कमी दूर हो। गर्भावस्था में उनको ये दिया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ से 2 योजनाएं चलती हैं। प्रथम संतान के लिए प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, और अब तो ये सेकेंड गर्ल चाइल्ड के लिए भी हो गया है, और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। तो 2 बच्चियों के जन्म पर उनको सरकार द्वारा ये राशि मुहैया कराई जाती है। और सेकेंड गर्ल चाइल्ड है तो उसको प्रधानमंत्री के तहत, और पहला बच्चा के लिए प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना की तरफ से। और टीकाकरण उनका किया जाता है वहां पे। और इसके साथ साथ ANC भी जो होता है वो भी हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पे ANM आती हैं, आशा रहती हैं, हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं रहती हैं, उनका ANC होता है, उनका स्वास्थ्य जांच होता है, पोषण और स्वास्थ्य की शिक्षा उनको दी जाती है कि कैसे वो अपने गर्भस्थ शिशु के लिए अपने पर कितना ध्यान दे, कैसे ध्यान दे, कितना उनको रेस्ट लेना, ये सारी चीजें वहां जो ANM आती हैं साइट पे, उनके द्वारा गर्भवती महिलाओं को बताया जाता है। जी जी। गर्भावस्था के बाद डॉक्टर साहब, जो पहला स्टेज है वो नवजात शिशु का स्टेज होता है। नवजात शिशु में क्या आप देखते हैं? आपके यहाँ आप आते होंगे बच्चे GMC जहाँ जन्म लेते होंगे छोटे बच्चे, तो आप देखते होंगे, खासकर अगर पोषण की दृष्टिकोण से देखें तो क्या कमियां इस क्षेत्र में आप देखते हैं और क्या कुछ होना चाहिए? हमारे यहाँ 2-3 तरह के बच्चे ज्यादा जो भर्ती रहते हैं SNCU में। उसमें जो एक है लो बर्थ वेट, मतलब वजन में कमी। जो नॉर्मल जो बच्चे का वजन होना चाहिए 2.5 kg से लेके 3.9 kg तक होना चाहिए,
बच्चे का वजन जन्म के समय। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो भर्ती होते हैं वो 1200 ग्राम, 800 ग्राम, 1 केजी ऐसे होते हैं। तो इस वेट कम होने का रीजन है या तो प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गया मदर में कुछ कॉम्प्लिकेशन के चलते, या कुछ कारण होता है जैसे माँ को हाइपरटेंशन है, ब्लड ये शुगर की बीमारी है, उसके चलते शिशु का ग्रोथ जो है कि पेट में नहीं हो पाता है सही से। तो ऐसे बच्चों को हम लोग कहते हैं एसजीए बेबी। तो लो बर्थ वेट और एसजीए बेबी दोनों ही मामले में अच्छा बात नहीं है। एसजीए बेबी ज्यादा ही उसमें कॉम्प्लिकेशन होने का चांस रहता है, और लो बर्थ वेट में भी बहुत तरह का कॉम्प्लिकेशन होने का चांस रहता है। जैसे उसमें सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, कभी कभी दूध जो है कि नहीं पचा पाता है, कभी कभी उसको ऐसे बच्चों को सांस रोक लेता है, तो उसमें ऐसे अलग से सपोर्ट देने की जरूरत पड़ जाती है ताकि उसका जान बचाया जा सके। और इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि मदर जो है सही से यदि उचित समय पे जो स्वास्थ्य परीक्षण कराएं तो ऐसी दिक्कत नहीं आएंगी। टाइम टाइम पे जो एनसी विजिट होता है कि क्या दिक्कत है नहीं है, ताकि उनको सही से गर्भावस्था के समय ही ठीक किया जा सके, प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं हो। लेकिन बहुत सारी महिलाएं आती हैं गांव की जो कि अचानक से पहुंचती है, लेबर पेन में आती हैं और उनको डिलीवरी कराया जाता है जो कि कॉम्प्लिकेशन के साथ आती हैं। तो उसमें डॉक्टर का मजबूरी होता है कि उनको जान बचाना है, बच्चे का भी और माँ का। तो उस दौरान जो है कि प्रीमेच्योर आया है, बच्चा प्रीमेच्योर हुआ है, वो शीशा में भर्ती आता है, उसका अलग कॉम्प्लिकेशन रहता है। इसलिए मेरा यही दर्शकों से ये रहेगा कि जब भी गर्भावस्था में हो माँ, तो जहां भी सरकारी हो या प्राइवेट जहां भी संस्थान हो, आप पहले चेकअप कराएं माँ का, क्योंकि स्वस्थ है या नहीं है, उनको न्यूट्रिशन सही है कि नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं, बिना चेक किए हुए पता नहीं चलेगा। ये तो डॉक्टर देख के बता देंगे कि कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसका इलाज होगा और सही समय पूरा 9 महीना वो कंप्लीट होगा तो बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। अब बच्चा स्वस्थ पैदा होगा उसके बाद हम लोग एडवाइस देते हैं कि तुरंत माँ का दूध पिलाइए, क्योंकि माँ का दूध ही सबसे अच्छा आहार है, बाहर से कुछ नहीं देना है। अभी बहुत सारे बाजार में मार्केट में डब्बा वाला दूध आ गया है, वो बच्चे के लिए जानलेवा है। और ये ऐसा नहीं कि तत्कालिक है, वो लॉन्ग टर्म में उसको कॉम्प्लिकेशन है। अभी बच्चा वाला यदि डब्बा वाला दूध पी रहा है बच्चा, तो आगे चल के बहुत सारे बीमारी, मेटाबॉलिक डिजीज जो आजकल हो रहा है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है और भी बहुत तरह के बीमारी, तो वो सब कॉम्प्लिकेशन उसी समय का है। ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है तो उस माँ का दूध यदि पिया रहता है बच्चा तो उसको बहुत सारी बीमारी से बचाव भी होता है, जैसे कि डायरिया नहीं होगा, निमोनिया नहीं हो, कम होने की संभावना है, ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ईयर इन्फेक्शन है, ये सब बहुत कम चांस रहता है। और बच्चे का ग्रोथ जो होता है पहला 2 साल बोला जाता है कि बहुत ही क्रिटिकल है। पहला 2 साल में ही 90% ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो उस समय 6 महीना तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, 6 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीड, जो मैम भी बता रही थी अभी कि कॉम्प्लीमेंट्री फीड उसको देना है। और बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि 2-2 साल तक सिर्फ माँ का दूध पिला के आती हैं, वो बच्चा कुपोषित होके आता है, क्योंकि उसका ग्रोथ जो रिक्वायरमेंट होता है 6 महीने के बाद बढ़ते जाता है। कितना न्यूट्रिशन चाहिए सिर्फ माँ के दूध से 6 महीने के बाद पूरा नहीं होता है। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फीड घर का ही बना हुआ जो बताया जाता है सेमी सॉलिड डाइट के रूप में आधा कप फिर 3/4 कप ऐसे करके देना है खाना, तो उससे बच्चे का विकास भी होगा और कुपोषित भी नहीं होंगे। जी, 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं मैम, उसके लिए आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए हैं, तो 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या क्या सुविधाएं आंगनवाड़ी केंद्र से दी जाती है? 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूलपुर शिक्षा आंगनवाड़ी केंद्र से दी जाती है, जहाँ की बच्चे आते हैं और समाज में कैसे बैठना है, छोटी छोटी चीजों को वो सीखते हैं। वहाँ कलर क्या है, कैसा है, आकार कैसा है। अब तो इससे भी बच्चे जो है सब इससे भी थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। अब तो हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे ABCD 1-2 ये भी आंगनवाड़ी केंद्रों में सीख रहे हैं। इसके साथ साथ उनको गर्म पका भोजन वहाँ मेनू के अनुसार जो हमारे सरकार द्वारा जो मेनू निर्धारित किया गया है, तो उस मेनू के अनुसार उनको खाना दिया जाता है। सुबह में उनको नाश्ता भी दिया जाता है मेनू के अनुसार ही।
जैसे चना गुड़, कभी फल, ऐसे करके उनको सुबह में नाश्ता और फिर दोपहर में मेनू के अनुसार गर्म पका भोजन दिया जाता है। और खेल खेल के माध्यम से उन्हें विभिन्न चीजें सिखाई जाती है। बच्चों में कि शिष्टाचार भी आपको कैसे बड़ों के साथ आपको कैसे पेश आना है, तो ये सारी जानकारी उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र में दी जाती है ताकि बच्चों का शारीरिक विकास और उनका मानसिक विकास और सामाजिक विकास भी हो। जी डॉक्टर साहब, इतना सब कुछ किया जा रहा है, सरकार का प्रयास चल रहा है, फिर भी हम देखते हैं कि जो आंकड़े बताते हैं उसमें कुपोषित बच्चे बहुत अधिक हैं। कहाँ समस्या रह जाती है, क्या चूक होता है, क्या आपका विश्लेषण है? ये सब लोगों को इसमें जागरूक होना होगा। ऐसा नहीं कोई एक आदमी इसको ड्रास्टिक रूप में चेंज ला सकते हैं। सबसे पहले गांव के लेवल से ही सामाजिक दृष्टि से जो भी अशिक्षित हैं उनको बताना होगा कि आपका बच्चा बीमार है, कुपोषित है, आप स्वास्थ्य संस्थान में ले जाइए। इसकी सुविधा है हमारे यहाँ जीएमसीएच में 20 बेड का पोषण पुनर्वास केंद्र है। बहुत ही साफ सुथरा है और सारा तरह का सुविधा है। उसमें दवाई भी फ्री में मिलती है, जो खाना पीना है वो भी जो उनके साथ आते हैं उनको भी फ्री में दिया जाता है। उसके अलावा कुछ डेली वेजेज जो उनको होते हैं वो भी मिलते हैं। तो सबसे पहले शिक्षित करना है कि आपका बच्चा जो है जितना एज के हिसाब से वेट होना चाहिए वो नहीं है, उसका मेंटल डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं होगा, बार बार बीमार पड़ेगा, बार बार डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा। यदि स्वस्थ और सुपोषित बच्चा रहेगा तो वो बीमार भी कम पड़ेगा, नहीं के बराबर। इसलिए ये जागरूक करना जरूरी है। ये आप रेडियो के माध्यम से हो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, या मैडम जो है अपने स्तर से भी काम कर रही हैं, गांव-गांव जाके सेविका है या फिर आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी केंद्र है, उसमें मतलब कि समझाना है कि आपका बच्चा बीमार है, उसको ले जाइए, दिखाइए और सही से इलाज कराइए। जब इलाज हो जाएगा, यदि बच्चा कुपोषित है और उसका सही से इलाज हो, सही से खान पान हो, तो हम लोग देखते हैं कि 15 से 20 दिन में, 21 दिन का है तो वो उसमें वेट गेन भी अच्छा करता है। और वही फिर उसको बताना है कि आप खाना उसी हिसाब से दीजिए ताकि बच्चे का ग्रोथ और आगे बढ़े। तो ये सबसे बड़ा है जागरूकता नहीं, वो जागरूक करना होगा। हमारे बिहार में को लगता है डाटा के हिसाब से बहुत ज्यादा यहाँ पे है कुपोषण, और उसमें पूर्णिया में भी बहुत है कुपोषण। इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। जो भी मिले, खास करके उस तरह के हैं तो उनको समझाना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार होता है कि वो लोग आते हैं और फिर मतलब अपना इलाज पूरा नहीं करते हैं, बीच में चले जाते हैं, तो उससे फिर उसका ग्रोथ सही से होगा नहीं। इसलिए उसको है कि पूरा समय जो है 21 दिन तक उसको रखना होगा और समझा के लाना पड़ेगा स्वास्थ्य संस्थान में। जी मैम, यही सवाल है आपसे भी कि क्योंकि आपका जो ये आईसीडीएस है ये बच्चों के बीच और लोगों के बीच गांव में काम करती है, सेविकाएं रोज बच्चों से मिलती है, उनकी माओं से मिलती है, कहाँ चूक रह जाता है, क्या कमी होती है जो ये आंकड़े हमारे सामने आते हैं? कुपोषित हम देख रहे हैं कि काफी बड़ा लिस्ट है कुपोषण का भी। नहीं, बहुत बड़ा लिस्ट नहीं है। ऐसा है कि हमारे यहाँ जो सेविकाएं हैं वही उनको काउंसलिंग करती हैं और काउंसलिंग करके उनको एनआरसी में भेजती हैं। यहाँ पे आकर के जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि वो पूरे समय तक नहीं रह पाती हैं, कुछ समय पहले ही यहाँ से वो जाने का प्रयास करती हैं। तो इसको भी देखना होगा कि क्यों वो रहना नहीं चाहती हैं, और अगर इसमें ऐसा है कि हम लोग डाटा ये और बढ़ा सके कि एनआरसी में हमारे और बच्चे आए, तो इसका हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो भी अति कुपोषित है वो बच्चे यहाँ पर आए और उनका कुपोषण दूर भगाने में या दूर करने में जो भी यहाँ पैरामीटर्स हैं, जैसे वो इलाज होता है उनका 21 दिन तक वो महिलाएं यहाँ रहें और अपना बच्चे का पूरा इलाज करा करके 21 दिन तक वो बच्चे जितना रिकवर हो जाते हैं तो वो 21 दिन तक यहाँ निश्चित रूप से रहें, और उसके बाद कुपोषण से बच्चे की मुक्ति करा करके ही वो यहाँ से वापस लौटे। इस पर हम लोग पूरा इस पोषण माह के दौरान इस पे भी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा कि और जो बच्चे एनआरसी में रेफर करने लायक होंगे उन्हें चिन्हित करके निश्चित रूप से एनआरसी में भेजा जाएगा।
जी डॉक्टर साहब, एनआरसी में क्या कुछ सुविधाएं मिलती है बच्चों को? एनआरसी में हमारे पास 24x जो है नर्सिंग स्टाफ की सुविधा है। 2 कुक है हमारे जो कि राउंड द क्लॉक जब 2-2 घंटे पे फीड देना है या खाना देना है तो वो बनाने के लिए है। उसके अलावा डॉक्टर्स का विजिट 2 टाइम्स होता है, मॉर्निंग इवनिंग, या कभी जरूरत पड़ता है बीच में भी आके देखते हैं। तो डॉक्टर की सुविधा है, नर्स की सुविधा है, फिर आपको फूड कुक की सुविधा है जो कि खाना बना के देते हैं बच्चे को, कितना वेट पे क्या लगेगा, कौन सा खाना लगेगा वो बना के देते हैं। उसके अलावा जो सप्लीमेंट्स हैं जैसे मिनरल्स है, विटामिन्स है, वो सारा सरकार मुफ्त में देती है। उसके अलावा कुछ बच्चे जो कॉम्प्लिकेशन लेके आते हैं जैसे सीवियर डिहाइड्रेशन में आए, निमोनिया में आए, डायरिया में आए या स्किन इन्फेक्शन लेके आए, उनका भी इलाज हम लोग जो विशेषज्ञ हैं उनसे दिखवा के करवाते हैं ताकि उनका ओपीडी डेली लगता है। किसी को स्किन से संबंधित दिक्कत है, किसी को आंख से संबंधित दिक्कत है, किसी को कान से संबंधित दिक्कत है, तो हर विभाग में हम लोग उनका राय लेके उसी हिसाब से इलाज करवाते हैं। जी, तो काफी कुछ सरकार कर रही है। मैम, हम अगर आंगनवाड़ी की ही और विस्तार से बात करें तो अभी जो पोषण माह शुरू हो गया है तो अभी तक क्या कुछ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे प्रभात फेरी हुई, रैलियां हो रही हैं, महिलाओं का जो मैंने पहले कहा चौपाल लगाना, चौपाल लग रहे हैं जहां की महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। गर्भावस्था के दौरान कैसे क्या क्या उन्हें करना है, कैसे वो अपने आप को स्वस्थ रखें, कैसे आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में उनका वो ध्यान रखें। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और अभी पूरे माह के दौरान विभिन्न तरह की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी जिससे हम समझते हैं कि जो भी हमारे बेनिफिशरीज हैं, जो लाभुक वर्ग है, वो लाभान्वित होंगे। और पोषण माह जो इस वर्ष मनाया जा रहा है इसमें इस माह के दौरान जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं उससे सभी वर्गों को लाभ मिले और हम लोग एक सशक्त भारत के रूप में अपने बच्चों का सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ेंगे और हमारे जो बच्चे हैं वो भी सुपोषित होंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चियां हैं और जो किशोर वय के लड़के हैं सब साक्षर हो। इन्हीं विषयों पर हम लोग जितनी भी गतिविधियां कर रहे हैं वो हम लोग पूरे जोर शोर से पूरे माह गतिविधियों का आयोजन करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि पोषण माह के दौरान जो भी गतिविधियां होंगी उससे सभी लोग लाभान्वित होंगे। जी, हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है। डॉक्टर साहब, जीएमसीएच में भी क्या कुछ खास आयोजन इस माह में होगा? हाँ, ये इस बार कुपोषण से हम लोग तो जागरूकता ये करते ही हैं। उसके अलावा जो भी भर्ती हैं पेशेंट, उनके अगल बगल जो भी है उनको हम लोग डेली जो है कि कहते हैं कि आसपास में जो भी इस तरह के बच्चे हैं उनको एक बार लाइए, हम लोग से चेकअप करवा लीजिए। यदि उनको जरूरत होगी तभी हम लोग यहाँ रखेंगे, जरूरत नहीं होगी तो फिर हम लोग इनको फिर घर भेज देंगे वापस। तो मेन है हम लोग ओपीडी बेसिस पे भी हम लोग जो बच्चे कुपोषित आते हैं उनको अब कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसको भर्ती करके उसको इलाज करें, क्योंकि पेरीफेरिस तो आते ही हैं और कुछ बच्चे हम लोग को ओपीडी में भी मिल जाते हैं, उनको भी हम लोग काउंसलिंग करके, क्योंकि ओपीडी वाले जो पेशेंट आते हैं वो चाहते हैं कि हम दिखा के दवाई वाई लेके चले जाएं, इसी मानसिकता के साथ आते हैं तो उनको काउंसलिंग करना थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन हम लोगों ने इस बार प्लान किया है कि अलग से एक काउंटर बना के जो बच्चे ओपीडी में बहुत रस रहता है, 100-150 बच्चे डेली आते हैं, उसमें से कुपोषित बच्चे को अलग करना कि हाँ ये इसमें कुपोषण का लक्षण है या कुपोषित है, तो उसके लिए अलग से हम लोग काउंटर व्यवस्था कर रहे हैं कि उसका वेट हाइट लेके अलग से जो सीवियर माल न्यूट्रिशन है उसको हम लोग काउंसलिंग करके भर्ती करें ओपीडी के थ्रू ही। जी, चलते चलते हम चाहेंगे कि इस पोषण माह में लोग पोषित हो, सुपोषित हो और मजबूत भारत बने, इसके लिए आप लोग एक संक्षिप्त संदेश हमारे श्रोताओं को दें। मैम, क्या संदेश देना चाहेंगी इस पोषण माह में? सरकार का जो ये प्रोग्राम है वो तभी सफलीभूत होगा जबकि हमारे बच्चे सशक्त और स्वस्थ बनेंगे। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? बच्चे जब स्वस्थ होंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे।
देश भी विकास करेगा। और हम ये आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोग जागरूक होंगे और जो भी सरकार योजनाएं चला रही हैं उसमें वो शामिल होंगे और शामिल होकर एक स्वस्थ भारत का, एक पोषित भारत का निर्माण करने में अपना सहयोग देंगे। आप दोनों ही मेहमान आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और इस परिचर्चा में भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।